स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हम लोग पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और पिछले क्लास में हमने हिंदी के सॉल्यूशन को आप लोगों को समझाया था और आज के इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्न पत्र से इंग्लिश के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए शुरू करेंगे क्लास को और इंग्लिश के सभी प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस इस क्लास में आप लोगों को मिलेगा और साथ ही आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से यानी कि कौन कौन से चैप्टर से इंग्लिश के कौन कौन से पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो सभी पार्ट्स आप नोट करते चलिएगा, उन सभी के डिटेल आप लोगों को पढ़ने होंगे, बाद में क्लासेस लाया भी जा सकता है उसके ऊपर। फिलहाल आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और आपको किस प्रकार से उसका आंसर करना होता है। एक एक सवाल के ऊपर डिटेल एनालिसिस आज के इस क्लास में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पे पहला सवाल लेंगे, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस शी ऑलवेज एब्यूजेज मी। यहाँ पे आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपके वॉइस सेक्शन से है, ठीक है। तो वॉइस का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वॉइस में आप लोगों को पता है कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में पूछा जा सकता है कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सी ऑलवेज एब्यूजेज मी, काफ़ी आसान सा सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट को बदलने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा रूल हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में प्लस इज आर एम प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। पैसिव वॉइस में हम जब भी किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेन एक्टिव वॉइस का है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाक्य में जो भी कॉम्प्लीमेंट बच जाता है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिएगा इसको। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का हो जाएगा आई और आई के साथ क्या लगेगा, निश्चित रूप से एम लगेगा, आई एम। उसके बाद वर्ब कौन सा है, एब्यूजेस, एब्यूज वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड बाई। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है सी, जब इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा हर, आई एम एब्यूज्ड बाई हर, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में बच गया ऑलवेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल चलिएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। आई एम एब्यूज्ड बाई हर ऑलवेज, ऑप्शन नंबर बी में ये सही है, आई एम एब्यूज्ड बाई हर ऑलवेज। चलिए अगला सवाल लेंगे, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए नॉन फिनाइट वर्ब्स का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल पूछे गए हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, तो देखिए नॉन फिनाइट वर्ब मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक इन्फिनेटिव होता है, दूसरा जेरंड होता है और तीसरा पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो वाक्य में नाउन की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। ये नाउन के रूप में कभी कभी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि सुबह में टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो टू वॉक, यहाँ पे हमने टू वॉक लगाया, ये इन्फिनेटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव वर्ब को नाउन के रूप में इस्तेमाल किया है और ये क्या कहलाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम जेरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस
इंजीरियस टू हेल्थ, स्पेस ही कम पड़ जाता है। ओहो, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो हम एज ए सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जेरंड का फॉर्म है। ठीक है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वाक्य के शुरू में करते हैं, तो उसको हम जेरंड कहते हैं। ठीक है, तो आप नॉन फिनाइट वर्ब के तीन प्रकार लिख लीजिएगा। पहला प्रकार होता है इन्फिनेटिव्स। ठीक है, इन्फिनेटिव्स को टू प्लस वर्ब के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसका ये पहचान है। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। अब यहाँ देखिए, ही वांट्स टू गो, लास्ट में टू गो आया, वांट भी वर्ब है, और यहाँ इस वाक्य में वांट जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, जबकि गो जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा, और इन्फिनेटिव वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा जेरंड। ठीक है, जेरंड का मतलब सिंपल वही भी प्लस आईएनजी होता है, और जब हम इस वर्ब को एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं तो इसको जेरंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरा लिखिएगा पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपल फॉर्म देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, वर्ब 3 जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये सारे जो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये भी नॉन फिनाइट वर्ब के ही रूप में काउंट किए जाते हैं, ये इसी के प्रकार हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब का सिंपल सा मतलब ये रखिएगा कि जिस वर्ब का हम इस्तेमाल नाउन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई वाक्य में प्रयुक्त दो वर्ब है और एक वर्ब मेन वर्ब के रूप में एक्ट कर रहा है और दूसरा वर्ब नाउन के रूप में या फिर मेन वर्ब को छोड़ करके दूसरे सेकेंडरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो वो वहाँ नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। देखिए, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब किसको कहेंगे? दिस वर्ब हैज ए सब्जेक्ट, दिस वर्ब हैज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। दिस वर्ब हैज ए सब्जेक्ट। अब ठीक है। इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर। फिनाइट वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह टेंस, पर्सन और नंबर को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन? फिनाइट वर्ब। जबकि इसके ठीक उल्टा नॉन फिनाइट वर्ब जो है, दिस वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसका कोई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट हो सकता है, खुद नाउन हो सकता है। इट डज नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर, इसके टेंस और पर्सन या फिर नंबर को प्रदर्शित नहीं करता है ये। इट इज़ नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। हम इसको वाक्य में जहाँ ये प्रयोग होता है उसको देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाक्य किस टेंस में है। ठीक है, अब देखिए, दीज आर 3 टाइप्स इन्फिनेटिव्स। मैंने अभी जस्ट इसके बारे में एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि जब हम टू प्लस वर्ब लिखते हैं तो हम इसको इन्फिनेटिव्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सी लव्स टू प्ले चेस। ठीक है, सी लव्स, यहाँ जो भी नाम है इसको हटा दीजिए। सी लव्स टू प्ले चेस, वह जो है चेस खेलना उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो टू प्ले यहाँ पे लगा हुआ है, ये इन्फिनेटिव्स का एग्जाम्पल है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। उसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्म है वो है जेरंड के रूप में, जिसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है।
जब हम भी प्लस आई एन जी को एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, आई लाइक प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्म जेरंट्स के कहलाते हैं और ये नॉन फिनाइट वर्ब के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पार्टिसिपल फॉर्म जब भी होगा तो प्रेजेंट के रूप में जब रहेगा तो भी प्लस आई एन जी के रूप में रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, है ना। जैसे आप देखिए, आई सॉ ए स्टूडेंट जंपिंग, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, तो इस प्रकार से ये फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आइए बढ़ेंगे सवालों की ओर। और सवाल हमारा है, द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब है जम्प्ड, ठीक है, भयभीत लड़का। यहाँ देखिए जब हम वाक्य का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं तो बिल्कुल ये हमारे लिए आसान हो जाता है समझना। द फ्राइटेंड बॉय, भयभीत लड़का, लड़का कैसा भयभीत, और भयभीत क्या है, भयभीत जो है वो मेन वर्ब नहीं है, विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, और इसका हम इस्तेमाल नाउन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो ओवर द जम्प्ड ओवर द वॉल, यहाँ पे जंप जो है ये मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है फ्राइटेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। देखिए इसके बाद फिर है नॉन फिनाइट वर्ब, तो नॉन फिनाइट वर्ब से अच्छा खासा सवाल दे रखा है। पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ब, दो वर्ब है, प्रिवेंट भी है और कमिंग भी है। अभी हमने चर्चा किया कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब को देखते हैं तब हम उसकी पहचान किस रूप में करते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, यहाँ पे प्रिवेंट मेन वर्ब है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को उनका आगमन अवश्य ही रोकना चाहिए। तो कमिंग का मतलब आगमन हुआ, और आगमन ये संज्ञा है, ये क्या है, नाउन है। तो जब भी वाक्य में वर्ब नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा हो तो वो नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, कमिंग। क्लियर है। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगी तो कंडीशनल सेंटेंस में आप देखिएगा कि वाक्य जो है, सेंटेंस आपका दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा, और पहला पार्ट जिस कंडीशन में होगा, जिस टेंस में होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो उसी टेंस को फॉलो करेगा, उसी कंडीशन को फॉलो करेगा, तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में दूसरे पार्ट में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको, उसमें जो वर्ब रहेंगे उसका टेंस हमें उसी फॉर्म में रखना है जो उसके पहले पार्ट में था। जैसे यहाँ देखिए, इफ़ आई डिडंट वर्क सो हार्ड, यदि मैंने इतनी कठिन मेहनत नहीं की होती, आई डैश टू बेड अर्ली, तो मैं बेड पर यानी कि बिछावन पर इतनी जल्दी नहीं जा पाता। तो यहाँ पे देखिए विल गो, तो विल क्या है, विल ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, जबकि यहाँ देखिए डिड क्या है, पास्ट फॉर्म में है। तो पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट होगा ना कि प्रेजेंट होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वुड गो, अब यहाँ देखिए डिडंट है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। विल नॉट गो, यहाँ देखिए फिर विल आ गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। वुड नॉट गो ये सही हो गया क्योंकि ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये पास्ट में भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, तो आई वुड नॉट गो टू बेड अर्ली यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन होगा, सही कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। द एक्यूज्ड वाज गिल्टी, द एक्यूज्ड वाज गिल्टी, जो भी आरोपी था वो दोषी था। ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, और उसने इस बात की स्वीकारोक्ति की। अब यहाँ पे क्या करना है,
दोनों को कनेक्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी, ये बिल्कुल सही है। द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी। दूसरा सेंटेंस है कि द एक्यूज्ड एडमिट इन कोर्ट दैट ही इज गिल्टी। यहाँ पे देखिए इज आ गया जो कि गलत है। यहाँ पे पहला जो फॉर्म है एडमिटेड, यहाँ वाज गिल्टी है, एडमिटेड है, दोनों जो है वो क्या है पास्ट फॉर्म में है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, द एक्यूज्ड एडमिट ऑन कोर्ट दैट ही इज गिल्टी, यहाँ पे देखिए इज, जैसे ही इज आएगा तो कटेगा, यहाँ भी ही इज गिल्टी। तो यहाँ पे वही कंडीशनल चल रहा है, जिस कंडीशन में पहला सेंटेंस रहेगा उसी को फॉलो करना चाहिए, उसका दूसरा पार्ट भी। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन लर्निंग पियानो डैश 2 ईयर्स। बताइए ये टेंस से सवाल है, कौन सा टेंस से सवाल है ये, ही हैज़ बीन लर्निंग। ठीक है, तो आपने फॉर्म पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस फॉर्म में आता है, किस टेंस में आता है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। बिल्कुल आपने सही पहचाना है। तो जब आप यहाँ पे टाइम इसके बाद देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जब टाइम का सिचुएशन रहता है तो फोर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फोर या सिंस का इस्तेमाल, तो फोर का इस्तेमाल किस सेंस में करते हैं, जब इंडिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड रहता है, और जब डिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड रहता है तो क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि निश्चित समय रहेगा, जैसे कि सोमवार से 2 जनवरी से, तो हम क्या करेंगे वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब अनिश्चित समय रहेगा 2 महीने से, 2 दिन से, कब से शुरुआत हुई है उसकी वो निश्चित पता नहीं चल रहा है, उस स्थिति में फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैज़ बीन लर्निंग पियानो फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द स्टोरी हैज़ बीन टेकन डैश द पंचतंत्र। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो कहानी है यह पंचतंत्र से ली गई है, फ्रॉम। ठीक है, पंचतंत्र से ली गई है, यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल आपका प्रीपोजिशन से है, तो प्रीपोजिशन से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को समझ करके रखना होगा। फ्रॉम, ऑफ, इनटू, इन, एट, सिंपल ही प्रीपोजिशन पूछे गए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया, डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। अब मेन है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कठिन हो जाता है, बात वही है। अब देखिए अगला कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सवाल आपका नरेशन से है, यानी कि आपको नरेशन भी देखना है। ठीक है, तो टेंस, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस, फ्रेज, प्रीपोजिशन, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ग्रामर के, और आपको इन सभी पार्ट से सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप नोट करते जाइए कि इन चैप्टर से मुझे पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि एक भी सवाल मिस ना हो। अब यहाँ देखिए कैसे हम चेंज करेंगे। ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें देखिए जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आपका पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना होता है, और बदलने का नियम आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी ग्रामर पढ़ा होगा। नरेशन में 1 2 3 बाई सन तो सभी को पता होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और भी इसमें बहुत सारे स्पेशल रूल्स हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जब आदेशात्मक वाक्य रहता है तो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो नरेशन को पूरा डीपली जब आप पढ़िएगा तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे फिलहाल हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहा है,
डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड दैट ही, अब यहाँ देखिए ही और यहाँ पे हैव लिव्ड है, ठीक है, हैव लिव्ड है और ये बदल जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ही हैड लिव्ड, ही हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, हैड लिव्ड। चलिए अगला सवाल लेंगे। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम्स और फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए फ्रेज से सवाल आ गया, आइडियम से सवाल आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज भी आप लोगों को याद रखना होगा। और यहाँ जो फ्रेज दिया हुआ है टर्न अ डीफ ईयर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कानों पर जू ना रेंगना। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ सुनेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, कुछ काम करवाना हो, आप कहते रहिए, वो जो कर्मचारी है उसके कानों पर जू ना रेंगती है। तो कहते हैं हम इंग्लिश में टर्न अ डेफ ईयर। अब इसका देखिए अर्थ किस में मिलेगा? टू बिकम डीफ, बहरा हो जाना, नहीं। टू लिसन केयरफुली, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये भी नहीं। टू रिफ्यूज टू लिसन और टू बी इंडिफरेंट, ये सही है कि सुनने से मना कर देना, बिल्कुल अनसुना कर देना। आप कितनों घिसियाते रहिए, वो सुनते रह जाएगा। टू ब्लेम समवन, किसी को दोष देना, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया यहाँ पे। अगला सवाल लीजिए। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे फिर से एक बार आपका वॉइस आ गया। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके व्यवहार से मुझे झटका लगा। अब यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट में बदल देंगे, आई। और यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो है पास्ट टेंस में, तो आई के लिए पास्ट का फॉर्म वाज लीजिए। वर्ब 3 है, ये वर्ब 3 ही रह जाएगा, शॉक्ड ही रहेगा, ठीक है। शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। और यहाँ देखिए अब इस तरह का जब कंडीशन रहता है हिज बिहेवियर, तो उसके व्यवहार से, ठीक है, उसके व्यवहार से। अब यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होता, ये भी कुछ स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। लाफ रहेगा तो एट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बिहेवियर है तो एट का इस्तेमाल होगा, तो एट हिज बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से अचंभित रह गया, ठीक है, झटका लग गया मुझे। ये इस तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ भी आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दैट इज सर्टेन, भारत विश्व कप जीतेगा, यह निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया विल विन द, ऑप्शंस चारों आ जाने चाहिए, हाँ। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दैट इज सर्टेन। पहला जो सेंटेंस है वो आपका दिया हुआ है फ्यूचर टेंस में, और दूसरा को कर दिया है प्रेजेंट टेंस में। अब इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? पहला सेंटेंस कह रहा है कि इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि भारत विश्व कप जीतेगा। इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, भारत निश्चित रूप से वर्ल्ड कप जीतेगा। सर्टेनली इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, निश्चित रूप से भारत विश्व कप जीतेगा। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप सर्टेनली। अब यहाँ पे जब हम इस प्रकार के वाक्यों को कंबाइन करेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस के रूप में जब आता है तो सबसे अप्रोप्रिएट आपका कंडीशन बी है, क्योंकि इसमें देखिए इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, ये बिल्कुल सटीक वर्ड सटीक सेंटेंस है। और इसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड भी देखना होता है कभी कभी आपको, कि ऑर्डर ऑफ वर्ड वो सही से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप,
इसमें हमने सेंटेंस को ज़्यादा लंबा कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया। अब इसी चीज़ को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप। हमने क्या किया कि सर्टेन को सर्टेनली बना दिया, ठीक है। सर्टेन को हमने क्या किया, सर्टेनली बना दिया और सेंटेंस को खूबसूरती से छोटा कर दिया। तो ये बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कंडीशनल सेंटेंस से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तो इसके ऊपर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के ऊपर नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज डैश द ट्रूथ। कोई भी तुम पर विश्वास तब तक नहीं करेगा जब तक तुम हमेशा सच कहोगे या कहते हो। अब यहाँ देखिए क्या होगा, नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज डैश द ट्रूथ। अब देखिए इस प्रकार का जब कंडीशनल सेंटेंस आया तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब क्लास 9 में पढ़ते थे तो हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने हम लोगों को एक बुक बनाने के लिए कहा था, हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, दैट वाज द नेम ऑफ दैट बुक। और उस बुक में 50 लेसन स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है, टोटल 50 लेसन स्ट्रक्चर दिया हुआ था और ये सारे कंडीशनल सेंटेंस उसके अंदर दिए हुए थे। वो किस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन करना है, किस प्रकार से उसका ऑर्डर ऑफ द वर्ड रहेगा, ठीक है, किस प्रकार के कंडीशन में किस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल आप कीजिएगा, वो सारा कुछ वो दिया हुआ था उसमें। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला इंग्लिश समझने में और इंग्लिश के सेंटेंस को समझने में, इंग्लिश का स्ट्रक्चर को समझने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। तो यहाँ पे अगर आप उस बुक को उपलब्ध करके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, अगर आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं खुद से। अब देखिए अंग्रेजी सीखने का मतलब है कि आपको कुछ लाइनें अपने से खुद से लिखनी आनी चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप आराम से लिख पाएँ, ये कैपेसिटी अगर आपके अंदर है तभी समझिए कि आप इंग्लिश जानते हैं, अदरवाइज ग्रामर वगैरह बना लेने से काम नहीं चलेगा। तो वो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट था उसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखिए नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टेल द ट्रूथ। जब तक तुम हमेशा सच नहीं कहते हो तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अब इसमें से कंडीशन आ गया कि पहला कंडीशन हमने दिया कि जब तक तुम हमेशा सच नहीं कहते हो तब तक तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पहला जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में रहेगा तब दूसरा सेंटेंस कहाँ जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसका हिंदी अनुवाद सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको और भी ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेल, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। अब यहाँ देखिए फॉर ए वीक नाउ, ठीक है। अब ये फॉर ए वीक लास्ट में आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में आएगा। ये आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब ये प्रेजेंट में आएगा या फिर पास्ट में आएगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये आपको बताएगा लास्ट वाला जो टाइम का कंडीशन है वो आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट में रहेगा या फिर पास्ट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा। अभी देखिए फॉर ए वीक नाउ वर्तमान समय की बात कर रहा है कि अभी एक सप्ताह से डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं मैं उसे लेता रहा हूँ। तो हैव बीन टेकिंग हो जाएगा, आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ, ठीक है। चलिए अगला सवाल लीजिए, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल कर दिया है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बदलना है फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है फॉलो, फॉलो को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है,
अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर चर्चा किया है ना। तो अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया कि हैव या हैज़ के साथ बीन प्लस V4 का जब पैटर्न होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा फॉलो का कौन सा या फिर वो जो है वो इस फॉर्म में फॉलोज, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है ना, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो कहिएगा कि सर ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हैव बीन फॉलोइंग, तो देखिए यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, एडम नाम है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब रहेगा तो हैज अपने साथ लेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैज़ बीन फॉलोइंग दैट मीन्स ये सही है, क्योंकि हैज इसके साथ लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का नाम है, तो नाम अपने साथ हैज को लेता है, तो हैज बीन फॉलोइंग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। हैज फॉलोड तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, समझ में आ रहा है सब कुछ। अगर आपको क्लास हमारा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक क्लासेस को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का चार्जेस वगैरह नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और इसके बाद क्लास को कंप्लीट कर लेने के बाद ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे वहाँ पे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और बने रहें हमारे साथ। कोशिश रहेगी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने की। चलिए, अब अगला सवाल कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह भी आप लोगों को पता होने चाहिए, और पंक्चुएशन मार्क्स का जो टॉपिक है उसको मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, और इम्पोर्टेंट जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, पहला जो है वो एक्सक्लामेशन मार्क है, एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी मार्क भी इसको कहते हैं। हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, जहाँ विस्मय की अनुभूति हो, आश्चर्य का बोध हो, सडन फीलिंग, जब भी सडन फीलिंग हो, अचानक से कोई भाव हमारे अंदर आता है, चाहे वो सुख का हो सकता है, दुख का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है, तो जो सडन फीलिंग आता है तब हम इस विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे एक्सक्लामेटरी मार्क कहा जाता है। एलास, है, हुर्रा, वेल डन, वाव, वेरी नाइस, ये सभी जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं इनके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। तो यहाँ पे एलास के आगे भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ही लगेगा। दूसरा मार्क आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है, जो हम 2 डॉट इस प्रकार से देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कोलन। क्या कहा जाता है, कोलन। हिंदी में इसको विसर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अ के बाद अह जब देते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है, या फिर दुख के बीच में इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये कोलन कहलाता है इंग्लिश में। और ये जो आपका डी में है, ऊपर एक बिंदु है और नीचे कॉमा है, ऊपर एक बिंदु है और नीचे कॉमा है, तो इस प्रकार का जब चिन्ह आएगा तो इसको हम कहेंगे सेमी कोलन। क्या कहेंगे, सेमी कोलन। और हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है, और कॉमा को अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, केवल कॉमा रहेगा तो केवल कॉमा को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में तो इसको कॉमा बोलते हैं, कॉमा, और हिंदी में इसको अल्प विराम कहा जाता है, अल्प विराम। और जब इस सेंटेंस में हमें थोड़ा सा रुकना हो, हॉल्ट करना हो, तो वहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, और कॉमा का इस्तेमाल सेंटेंस को कभी कभी जोड़ने में भी किया जाता है।
अभी इसके बाद देखिए, फुल स्टॉप तो आप सभी को पता है कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब हम सेंटेंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो जब भी फुल स्टॉप आया मतलब सेंटेंस ख़त्म हो गया, वहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंस को ख़त्म कर देना है बोल करके। ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी कथन को हूबहू उसी शब्द में लिखना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा दो प्रकार का होता है, एक डबल इन्वर्टेड होता है और एक सिंगल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो इसको सिंगल कोटेशन भी कहते हैं, इसको डबल कोटेशन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और किसी चीज़ का नाम आ गया, किसी विषय का नाम आ गया, किसी अध्याय का नाम आ गया, तो हम चाहते हैं कि ये नाम परिलक्षित हो, स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले को पता चले, तो हम उसको क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड में या सिंगल कोटेशन में उसको रख देते हैं। और जब हम कोई कथन लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा गया है और हूबहू उसी के शब्द में हम उसको लिखना चाहते हैं, तब हम इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक चिन्ह है, ये इसको कहते हैं डैश। ठीक है, जब भी नीचे सूची दी हुई हो तो ऊपर ये लाइन पड़ती है और एक छोटा बीच का लाइन होता है, छोटा सा, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, इसको हाइफन कहते हैं, हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो भी इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स थे उसका हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। आगे बढ़ेंगे, एडियम्स फ्रेज। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, वेदर का मतलब मौसम। अब देखिए, फ्रेज की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि कभी भी आप इसके इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है उसका शुद्ध हिंदी अनुवाद करके नहीं समझिएगा। अगर समझिएगा तो आपका माथा फूटेगा, मतलब माथा फूटेगा मतलब इस पर एक कहानी मुझे याद आती है। कहानी इस प्रकार से है, वो भी एक फ्रेज को लेकर के है। ठीक है, एक फ्रेज है, बहुत ही सुंदर सा फ्रेज है और बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, ये देखिए फ्रेज मैंने लिखा, लुक आउट। ठीक है, ये फ्रेज मैंने लिख दिया, लुक आउट। अब इस फ्रेज को पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति जो फ्रेज नहीं जान रहा है, उसकी जानकारी फ्रेज के मामले में अच्छी नहीं है, वो इसका अर्थ क्या लगाएगा, बाहर देखो, है ना। लुक आउट मीन्स बाहर देखो। और एक इंडियन जो है वो इंग्लैंड गया हुआ था, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता था, वो इसी प्रकार की इंग्लिश जानता था कि लुक आउट का मतलब बाहर देखना। ठीक है, उसे फ्रेज नहीं मालूम था। जहाज पर से वो सफ़र कर रहा था और जहाज एक टनल के पास से गुजरने वाली थी, सुरंग के पास से गुजरने वाली थी, और सुरंग की जो हाइट थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो मैसेज दिया गया सभी यात्रियों को, प्लीज़ लुक आउट। ठीक है, प्लीज़ लुक आउट। अब वो व्यक्ति जो है उसने सोचा कि लगता है कोई बहुत सुंदर दृश्य आ गया है, और उसने जहाज से बाहर अपना सिर निकाल, खिड़की से बाहर अपना सिर निकाल करके बाहर देखने का प्रयास किया और वो टनल से टकरा गया, उसका सिर फूट गया। मतलब लुकआउट का मतलब था सावधान, लुकआउट का मतलब क्या था, सावधान। और वो क्या कर रहा था, वो बाहर देख रहा था, वो सावधान नहीं हुआ बल्कि वो बाहर देख रहा था और उसने अपना सिर फोड़ लिया। तो वो कहता है कि ये अंग्रेज़ों की अंग्रेजी सिर फोड़वाने वाली है, ये उन्हीं के समझ में आने वाली है। तो उसी प्रकार से जब भी फ्रेज आए तो आपको इंग्लिश के हूबहू हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, आपको फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर द वेदर का मतलब बीमार होना, अंडर द वेदर का मतलब बीमार होना, अच्छा महसूस नहीं करना। ठीक है, और चूंकि वेदर चेंज जब होता है तब अक्सर हम लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जैसे अचानक से ठंड आ जाती है या फिर ठंड से जब गर्मी की शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे जब वेदर चेंजिंग होता है तो हमारा बॉडी जो है उसके एडॉप्टेशन में थोड़ा सा
डिसबैलेंस होता है तो उसके रिएक्शन के फलस्वरूप हम बीमार महसूस करते हैं, तो उसी को कहते हैं अंडर द वेदर। ठीक है, इन द रेन ये नहीं होगा, अंडर प्रेशर भी नहीं होगा, फीलिंग इन्फीरियर टू अदर्स भी नहीं होगा, फीलिंग स्लाइटली इल, ठीक है, स्लाइटली इल, हल्का फुल्का बीमार महसूस करना, ये सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट विल सी डू इफ सी मिसेस द बस? विच कंडीशनल इज दिस? अभी देखिए कंडीशनल से सवाल पूछा गया है कि व्हाट विल सी डू, वह क्या करेगी यदि वह बस मिस कर देती है, यानी अगर उसकी बस छूट जाती है तो वह क्या करेगी। विच कंडीशनल इज दिस, किस कंडीशनल फॉर्म में ये है आपका, तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म में है, क्योंकि कहता है कि यदि उसकी बस छूट जाती है तो वह क्या करेगी। ऐसा सिंपल सा कंडीशनल फॉर्म, कंडीशनल के ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास ही ला दूंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंडीशनल क्या होता है और इसमें कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इस कैसे सेंटेंस कनेक्ट करते समय कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। एक बार फिर से फ्रेज का सवाल आ गया। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है कि किसी को एक्शन में लाना, समन, टू समन इनटू एक्शन। ठीक है, टू समन इनटू एक्शन ये सही ऑप्शन है। टू शाउट चिल्लाना गलत है। टू रिसाइट समथिंग मतलब किसी भी चीज़ का रिसाइट करना, उच्चारण करना या गीत गाने लग जाना। टू रीड लाउडली जोर जोर से पढ़ना ये भी गलत है। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कि किसी को बुलावा भेजना, टू समन इनटू एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नीदर ऑफ द नॉवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। नाइदर या नीदर इसको पढ़ते हैं। अब देखिए कोई भी उपन्यास दिलचस्प नहीं था। ठीक है, कोई भी उपन्यास दिलचस्प नहीं था, था मतलब सिंगुलर था, वाज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ देखा नॉवेल्स और आपने फटाफट से वेयर का प्रयोग कर दिया। वेयर का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नाइदर ऑफ लगा हुआ है, तो नाइदर आइदर जब भी लगा हुआ रहेगा तो वो सिंगुलर का इंडिकेट करता है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक का नाम है। आप लिखते चलिए, सारे टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें कहता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब कौन होता है? जब हम वर्ब का 5वां रूप लिखते हैं, V5, गोज, ठीक है, लाफ्स, ये सब सिंगुलर फॉर्म है। और केवल गो लिखते हैं तो ये प्लुरल फॉर्म है, बहुवचन है। ठीक है, हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग बहुवचन है और गो भी बहुवचन है। वह जाता है, ही गोज, वह सिंगुलर है, गोज सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझना आसान है अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेगा, और जब भी सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हमेशा ये प्लुरल सब्जेक्ट को लेगा, प्लुरल वर्ब को लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि नेदर ऑफ द नॉवेल्स, कोई भी उपन्यास दिलचस्प नहीं था। ठीक है, तो नहीं के अर्थ में नाइदर का प्रयोग होता है और यहाँ इसीलिए वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एक बार फिर से नरेशन आ गया। सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ही सेड दैट। अब देखिए ही सेड दैट आपको आधा तो बना करके दे देता है, थोड़ा सा इसमें करना होता है। अब सी के लिए थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, सी के लिए सी ही रहेगा, तो पहला ऑप्शन से ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए सी को सी ही रखना है। ठीक है, तो सी पहले ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में ही कर दिया, तो लड़की को लड़का कैसे बना दीजिएगा आप, ये तो गलत हो गया भैया। दे प्लुरल कैसे कर देंगे, आई भी नहीं करेंगे,
थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो सी का सी ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा वहाँ पे। तो सी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब, ये सही फॉर्म है, सही कंडीशन है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंबल इनमें से कौन है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट पंक्चुएशन मार्क में चर्चा किया कि ये वाला जो चिन्ह होता है, ऊपर एक बिंदु और नीचे कॉमा, वो जो चिन्ह है सेमीकोलन कहलाता है। ठीक है, सेमीकोलन कहलाता है ये वाला चिन्ह, एक बिंदु और नीचे कॉमा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल आपका आ गया, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, माई शूज डैश न्यू, मेरे जूते नए हैं। सिंपल है, मेरे जूते नए हैं, तो इसमें आर का प्रयोग हो जाएगा, माई शूज आर न्यू, मेरे जूते नए हैं, सिंपल है। अब यहाँ देखिए वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जूते नए थे, इसमें क्या गलत है ना? इसमें वेयर का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अगर कोई स्टूडेंट वेयर पे सही लगाता है, वेयर को सही करता है, तो आप किस आधार पर उसको गलत करिएगा? वो कह रहा है कि मेरे जूते नए थे, अभी नहीं है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ दोनों हो सकता है, आर भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, इज और हैज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, जबकि शूज क्या है? प्लुरल है, हमेशा शूज प्लुरल में काउंट होते हैं। हिंदी में भी आप देखिए, मेरे जूते नए हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, एवरी स्टूडेंट डैश इंडियाज फ्यूचर। ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल है। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी भारत का भविष्य है, तो यहाँ पे सिंपल है, इज का इस्तेमाल कीजिएगा, इज का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्येक छात्र जो है वो भारत का भविष्य है, इज इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अब यहाँ पे कौन सा टेंस पकड़ में आ रहा है आपको? अब यहाँ देखिए, बिफोर, आफ्टर, इस तरह का जब रहेगा आपने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो वही सेंटेंस यहाँ पे है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। रोहन ने रिव्यू पढ़ने से पहले मूवी देख लिया था, ठीक है, देख चुका था, तो रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड का इस्तेमाल नहीं करें, बिफोर ही रीड द रिव्यू, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस होता है बाद वाला, ये जो है ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो ही रेड द रिव्यू, ना कि रीड द रिव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट शुड वी यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। अब ये देखिए, क्लाउज से भी सवाल आ गया आपका, क्लाउज पदबंध, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, प्रोनाउन क्लाउज, तो क्लाउज में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें भी। यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर से मुख्य रूप से सवाल लिया गया है। ठीक है, कहता है कि हम लोग दो स्वतंत्र क्लाउज को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है सेमीकोलन, डैश, फुल स्टॉप, ऑल। तो देखिए, डैश जो है ना वो सेंटेंस को जोड़ने काम में नहीं आता है, फुल स्टॉप तो सेंटेंस को ख़त्म करता है, जोड़ता कहाँ है? सेमीकोलन जोड़ता है, दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेज को जोड़ता है, ये सेमीकोलन का काम है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब इसके बाद आपका आ जाता है मैथमेटिक्स का सेक्शन, तो मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर हम लोग इसके बाद वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे होगा ख़त्म। इंग्लिश के क्लास में आप लोगों को कैसा लगा सीखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आप लोगों के लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाए जाएं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।